विद्यार्थियों, बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स में पहला पेपर जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मात्रात्मक तकनीकी। इस पेपर के अंतर्गत हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसका महत्व, सांख्यिकी का क्षेत्र व सीमाएं। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1749 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एक्नवेल ने किया था। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी यह संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें समंकों के प्रारंभिक नियोजन व संकलन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण एवं निर्वचन करना और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश होता है। तो इस प्रकार सांख्यिकी के अंतर्गत हम आंकड़ों का संकलन, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, ये सब क्रियाएं सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सांख्यिकी रीतियाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें पहला है सांख्यिकी रीतियाँ। सांख्यिकी रीतियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें सरल और समझने योग्य बनाया जाता है, जिससे उनकी परस्पर तुलना की जा सके और उनसे उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। सांख्यिकी रीतियों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है संकलन, कलेक्शन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तीसरा है विश्लेषण, एनालिसिस, और चौथा है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। इसमें पहला है संकलन। सबसे पहले किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के आधार पर हम समंकों को एकत्रित करते हैं। इसके लिए प्राथमिक और जो द्वितीय स्रोत है उनसे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। फिर है प्रस्तुतिकरण। जब हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए तो उनको सरल और व्यवस्थित तरीके से और तुलना करने योग्य बनाने के लिए हम उनको सारणी में प्रस्तुत करते हैं और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसको डायग्राम और ग्राफ्स के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। फिर है विश्लेषण। विश्लेषण के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, सूचकांक, काल श्रेणी का विश्लेषण, आंतरगण आदि। फिर है निर्वचन। विश्लेषणात्मक रीतियों का प्रयोग करने के बाद सांख्यिकी मापों के आधार पर उचित निष्पक्ष निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों की सांख्यिकी जांच की जाती है। कार्यों के आधार पर सांख्यिकी विधियां दो प्रकार की हो सकती है, विवरणात्मक और दूसरी है निष्कर्षात्मक। विवरणात्मक सांख्यिकी है, इसके अंतर्गत समूहों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली
विधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे वर्गीकरण, सारणीकरण, केंद्र प्रवृत्ति का मापन आदि। जबकि निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत पूरे ग्रुप समूह में से कुछ इकाइयां सैंपल के तौर पर चुन ली जाती है और उनके विश्लेषण के आधार पर हम समूह के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अंतर्गत उन विधियों को सम्मिलित किया जाता है। सांख्यिकी रीतियों के बाद में है दूसरा व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत उन समंकों का अध्ययन किया जाता है जिनका उद्देश्य विस्तृत सूचना प्रदान करना होता है या विवरणात्मक सूचना प्रदान करना होता है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े। दूसरा है इसमें वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत उन विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा हम नियमों का प्रतिपादन कर सके। नियमों का प्रतिपादन करने के लिए हम समंकों को एकत्रित करते हैं और उन समंकों के आधार पर ही हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं, जैसे मांग का नियम। तो इससे संबंधित पहले आंकड़े इकट्ठे करेंगे और फिर हम मांग के नियम का प्रतिपादन करते हैं। सांख्यिकी क्षेत्र के बाद में है अब सांख्यिकी का महत्व। प्राचीन युग से ही सांख्यिकी का महत्व रहा है। पहले भी भूमि के आंकड़े, जन्म मरण के आंकड़े, आय व्यय के लेखे जोखे, इन सब आंकड़ों का संकलन किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में सांख्यिकी का क्षेत्र और भी बहुत बढ़ गया है, जिससे इसका महत्व भी बढ़ गया है। तो सांख्यिकी का सबसे पहला महत्व शासन प्रबंधन में महत्व है। शासन प्रबंधन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान में सरकार को कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए समंकों को शासन प्रबंध के नेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार शासन प्रबंध में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। फिर दूसरा है आर्थिक नियोजन में महत्व। किसी भी देश की आर्थिक योजना का निर्माण करने से पहले वहाँ के उपलब्ध साधनों, वहाँ की प्रमुख समस्याओं और वहाँ की आवश्यकताएं क्या क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इनके अध्ययन के लिए भी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। किसी देश के लिए कौन सी योजनाएं बनेगी, उनकी देश की अल्पकालीन आवश्यकताएं क्या हैं, दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या हैं, किन किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए, ये सब आंकड़ों के ऊपर ही निर्भर करता है। किसी देश में अगर गरीबी दूर करनी है तो उस गरीबी दूर करने के लिए वहाँ पर कौन सी नीति लाई जाए, तो उसके पहले ये ज़रूरी है कि वहाँ पता हो कि गरीब कितने हैं, बहुत ज़्यादा गरीब कितने हैं, तो उनसे संबंधित आंकड़े उनके पास में होना चाहिए। तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। फिर है व्यवसाय तथा वाणिज्य में महत्व। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए व्यापारी को आंकड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापारी आंकड़ों के आधार पर ही मांग का अनुमान लगाता है और उससे संबंधित उसके क्रय विक्रय और विज्ञापन की नीतियां निर्धारित करता है। वह पहले उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाता है कि जो वो उत्पादन कर रहा है वो उसमें ग्राहकों की रुचि को भी ध्यान में रखता है, रीति रिवाज, मौसमी परिवर्तन, इन सब का ध्यान रख के वो उत्पादन करता है।
तो ये व्यापारी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उसे उन आंकड़ों की समझ हो, वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, किसका नहीं करे, कीमतें क्या हो, ये सब आंकड़ों के ऊपर ही निर्भर है। तो इस प्रकार एक व्यापारी आंकड़ों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है। फिर है अर्थशास्त्र में महत्व। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं में विभिन्न नियमों और सिद्धांतों को समंकों की सहायता से ही प्रतिपादित किया जा सकता है और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे उपभोग फलन है, मांग का नियम है, ये सब कुछ आंकड़ों के ऊपर ही निर्भर है। इनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित करके हम उपभोग फलन को प्रतिपादित कर सकते हैं कि आय और उपभोग में संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। अब सांख्यिकी के महत्व के बाद में है सांख्यिकी की सीमाएं। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं या सांख्यिकी के इसमें क्या क्या दोष है या इसकी क्या क्या कमियां हैं, अब इसका अध्ययन करेंगे। पहला है सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं, क्योंकि सांख्यिकी के अंतर्गत उन्हीं का अध्ययन किया जाता है जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे आयु, ऊंचाई, मूल्य, मजदूरी आदि। गुणात्मक स्वरूप जैसे स्वास्थ्य, बौद्धिक स्तर, गरीबी, इनका प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसकी दूसरी सीमाएं हैं सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती हैं, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती। किसी देश की औसत प्रति व्यक्ति आय समूह को प्रदर्शित करती है, व्यक्तिगत आय को प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस जो वो देश है वो प्रगति कर रहा है या वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और बाकी लोगों की नहीं बढ़ी हो, तो उससे क्या होगा कि जो औसत है वो समूह को प्रदर्शित करेगा और वो ये दिखाएगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, जबकि ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों की आय ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो और कुछ की नहीं बढ़ी हो, तो इससे उसकी सही सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। इसकी तीसरी लिमिटेशंस है सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। जैसे अगर 3 कंपनियां हैं और हम उनके कुछ वर्षों के लाभों का औसत निकालें और वो औसत समान आए, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीनों ही कंपनियों में एक सी प्रवृत्ति पाई जाती है। जबकि अगर हम उनके अलग अलग वर्षों के लाभ के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी तो बहुत प्रगति कर रही हो, दूसरी बहुत लॉस में जा रही हो और तीसरी न्यूट्रल भी रह सकती है। तो इसलिए सांख्यिकी को विश्लेषण करने के लिए उनके संदर्भ का भी अध्ययन करना जरूरी है। फिर अगली सीमा है इसकी, समंकों में एक रूपता तथा सजातीयता होनी चाहिए। समंकों को आपस में तुलना करने के लिए आवश्यक है कि समंक जो है वो एक रूप और सजातीय हो। भिन्न भिन्न प्रकार के समंक जो होते हैं वो तुलना करने के योग्य नहीं होते। फिर है सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि इसमें संकलन, विश्लेषण, निर्वचन, ये सब जो सांख्यिकी में दक्ष हैं वो ही कर सकता है, बाकी आम व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता।